Hello everyone, you are watching to me on your own study point HLB डिजिटल क्लासेस। तो हमने कल देखा सारी वीडियोस में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस ऐप पर जाके चैनल पर मेरी वीडियोस को देखें। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो बनाए गए हैं। इसी टॉपिक्स में आपके जितने भी लघु उत्तरीय टिप्पणी करने के लिए आती हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं विस्तृत उत्तरीय वाले, वो सारे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर 5 है क्लास 12 की बायोलॉजी का। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर 5 है आपका। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उम्मीद है बेहतर तैयारी चल रही होगी, पढ़ते रहिए। ये हमारा चैप्टर 5 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, टिप्पणी लिखने के लिए। पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आती है चैप्टर 5 से। तो मोस्ट है इम्पॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम, सेकंड है टर्नर सिंड्रोम और उसके बाद क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हो तो। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो इस पे स्टार पॉइंट बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में हमें शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में लिखिए, लॉन्ग में आता है तो हम लॉन्ग के बेसिस पे ये थोड़ा कर रहे हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसे हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में मंगोलिज्म के नाम से भी आ गया तो हम डाउन सिंड्रोम ही लिखेंगे। ये बताया गया है कि यह सिंड्रोम मंगोलियन इडियोसी भी कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, लैंगडन डाउन ने किया था। वो भी कब, 1866 में। उसके बाद बताया गया है इस सिंड्रोम में क्या होता है, मनुष्य की 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, नोटेड पॉइंट, जिसके कारण मनुष्य में 46 के स्थान पर क्या हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है, नोटेड पॉइंट है। फिर इनकी जीभ क्या होती है, मोटी होती है। आंखें कैसी होंगी, तिरछी होंगी। मस्तिष्क अल्प विकसित होता है और कद इनका छोटा होता है। हथेली पर क्या होती है, एक मोटी लकीर पाई जाती है। इनकी आयु सामान्यतः 12 से 14 वर्ष होती है और प्रत्येक 700 बच्चों में से एक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। यानी इसका रेशियो निकाले तो 700:1। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है इनका निर्माण युग्मक जनन के दौरान होने वाले अवियोजन से होता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका निर्माण कब होगा, युग्मक जनन के दौरान होने वाले अवियोजन। ठीक है, अवियोजन के दौरान जब युग्मक जनन करते हैं उसमें जब अवियोजन उपस्थित होता है तब जो है इसका निर्माण होता है डाउन सिंड्रोम का। तो ये आप देख लीजिए। यह सिंड्रोम मंगोलियन इडियोसी भी कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। इसका वर्णन हम सर्वप्रथम किसने किया था, लैंगडन डाउन ने किया था 1866 में। और इसमें क्या होता है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र। अगर 21वीं जोड़ी ऐसे करके ऐसे दिया गया है तो यहाँ पर 2 गुणसूत्र के स्थान पर
तीसरा भी आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जब 2 होंगे तो 46, अब ये भी एक 3 हो गया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 47 हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है इनमें लक्षण कैसे बताए गए हैं कि चेहरा कैसे मंगोलों के समान होगा, इनकी जीभ कैसी होगी, मोटी होगी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित और कद छोटा होगा, हथेली पर एक मोटी लकीर। ये मंगोलियन इडियोसी में पाए जाने वाले अभिलक्षित लक्षणों को बताया है। और आयु उनकी दी गई है 12 से 14 वर्ष। और ये किसके रेशियो के लगभग में होता है, 700:1। आई होप समझ में आया होगा। बस इतना याद रखिए कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में अगर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हैं तो 46 की जगह पर 47 हो जाएगा। और इसका अनुपात जो होता है वो 700:1 होता है। डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या, ये एक पार्ट दिया गया है इसमें बॉडी का, और उसमें क्या बताया गया है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज होता है, और जो इनकी बिग एंड रिंकल टंग होगी, ठीक है, मोटी जीभ होती है, उस पर रिंकल होते हैं। ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, इनका जो फेस होगा वो चौड़ा होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड, और इनका जो पीछे का सिरा होगा, सिर का, वो फ्लैट होगा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, और इनकी जो टिप्स होती हैं उन पर लूप्स होते हैं। पाम क्रीज, और बड़ी सी एक हथेली पर लकीर होती है। तो ये डायग्राम देख लीजिए। जैसा कि हमने अभी बताया था कि 21वें गुणसूत्र पर क्या होता है, 2 की जगह पर, अगर 2 की जगह पर 3 आ गए हैं तो 21 में अगर 2 हैं तो 46 हो जाएगा। अगर एक और गुणसूत्र हो गया है तो 2 के स्थान पर 3 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 47। तो 21वें गुणसूत्र पे क्या हो गया, 47 हो गए। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर 47। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था, सेकंड पॉइंट इसमें था टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताना था। फर्स्ट हमने डाउन सिंड्रोम देख लिया है, तो सेकंड हमारा कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या है देखिए, दिया गया है ऐसे व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होते हैं, अर्थात उसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र X उपस्थित हो। मोनोसोमिक का मतलब होता है जिसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र X पर उपस्थित होता है, उसी को हम मोनोसोमिक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, जो अगर इस टर्नर सिंड्रोम के रोग से पीड़ित है। कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 के स्थान पर 45 हो जाती है, ठीक है। और यह अवस्था टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। इसमें एक कम हो जाता है, हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था उसमें एक ज़्यादा हो जाता है और इसमें एक कम हो जाएगा। इनका शरीर क्या होता है, अल्प विकसित होता है, स्त्री के समान तथा बंद, स्टेराइल और इनच होते हैं। इसमें जननांगों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है, अंडाशय हासित या अवशेषी होते हैं। अवशेषी का मतलब जो दिखाई न देने वाले अंग में गिने जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम अंडजनन शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्रों में अवियोजन नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। यह लगभग 5000 रेशियो के एक अनुपात में होता है। इसका कहने का मतलब अगर 5000 बच्चे हैं तो उसमें से 4999 तो स्वस्थ होंगे, लेकिन जो लास्ट वाला बच्चा इसमें होगा एक, वो क्या होगा, इस लक्षण से पीड़ित होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण से पीड़ित होगा। तो इसमें हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए जो मोनोसोमिक होता है, उसके अर्थात कहने मोनोसोमिक का मतलब जिसमें एक X अनुपस्थित होता है, ठीक है, एक लिंग गुणसूत्र पर एक X उपस्थित होता है और वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 से 45 हो जाती है, ठीक है। इसमें जो लक्षण दिए गए हैं वो क्या है, इनका शरीर जो होता है अल्प विकसित होता है, स्त्री के समान रचना हो जाती है जिसे हम बंध या इनंच कहते हैं।
उसके बाद में दिया गया इनके जो जननांग होते हैं वो समुचित विकसित नहीं हो पाते हैं और इनमें द्वितीयक लक्षणों का जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है क्योंकि वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है। उसके बाद जो उनके अंडाशय होते हैं वो हरासित होते हैं। हर्षित का मतलब होता है कि दिखाई नहीं देते, अवशेषी अंग के रूप में हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय गुणसूत्रों में अवियोजन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है? अंड जनन या शुक्राणु जनन के समय, जिस समय अंड जनन हो रहा हो या शुक्राणु जनन हो रहा हो उस समय जब गुणसूत्रों का अवियोजन होगा तब ये जो है टर्नर सिंड्रोम दिखाई देगा। लगभग जो 4,999 बच्चे हैं, अगर 500 में से 4,999 बच्चे सही हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसमें एक बच्चा जो होगा वो डाउन सिंड्रोम से टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होगा। तो इसमें दिया गया है, देखिए कैसे टर्नर सिंड्रोम, जैसे नॉर्मल कोई फादर है, ठीक है, नॉर्मल कोई मदर है। अब इसका एक एक्स लिया गया और एक वाई, क्योंकि मेल्स में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एस होता है। यहाँ पर इनके स्पर्म्स को अलग कर लिया गया, यहाँ पर इनके एक्स को अलग कर लिया गया। इसमें क्या किया गया है, अब इन लोगों का क्रॉसिंग किया गया। एक्स जो होगा वो एक्स से मिलेगा तो ट्रिपल एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2x विद एग, यहाँ पर अवियोजन है, एक दूसरे से ये अलग नहीं हो पाए हैं, इसी की कंडीशन में ये चीज़ हुई है। चाहे वो शुक्र जनन हो या अंड जनन हो, अगर वो अवियोजित नहीं, यहाँ पर यही तो डेफिनेशन में बताया गया ऊपर कि गुणसूत्रों के अवियोजन के कारण, तो यहाँ पर ये गुणसूत्र क्या हुआ, अवियोजित हो गया है, अवियोजित हो गया है, जिसकी वजह से अब क्योंकि वियोजन हुआ नहीं तो दो एक ही साथ चिपके हुए हैं तो ये अवियोजित नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो 2x से एक x क्रिया करेगा जिसमें ये ट्रिपल x हो जाएगा। उसके बाद अब ये मेल का गैमीट यहाँ पर y लिया गया, y को किससे कराया गया, विदाउट x से, ठीक है, इसमें एग नहीं है तो इसमें क्या बनेगा, y ही रहेगा, तो इसमें कुछ बनेगा ही नहीं। फिर y को लिया गया, डबल x से मिलाया गया तो मेल आया, ठीक है। उसके बाद जो ये x था इसको इससे मिलाया गया तो x, यानी इसमें बताया गया टर्नर सिंड्रोम विद 45 क्रोमोसोम। अब जो यहाँ पर फीमेल जो बनेगी एक एक्स से विदाउट उससे लिया गया है, तो ये मेल का एक्स लिया गया है और फीमेल का है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल टर्नर सिंड्रोम विद 45 क्रोमोसोम। तो ये जो फीमेल होगी वो 45 गुणसूत्रों के साथ टर्नर सिंड्रोम में होगी। जब वाई फिर इस एक्स का इससे लिया गया और एक एक्स का डबल एक्स से लिया गया, तो यहाँ पर क्या बना, ये अब ये जो एक एक्स यहाँ का लिया गया और डबल एक्स यहाँ के लिए गए तो फीमेल बनी जो कि ट्रिपल एक्स में हुई। उसके बाद वाई को एक्स से विदाउट एक्स से लिया गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा वाई बनेगा, जो कि कुछ भी नहीं, क्योंकि दो लिंग निर्धारण करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें एक ही है जिसका कोई काम नहीं। फिर वाई को डबल एक्स से लिया गया तो हमारा मेल, डबल एक्स और एक वाई, तो ये क्या बनाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि 47वें गुणसूत्र के साथ होगा। आई होप डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल फादर है और नॉर्मल मदर है, और यहाँ पर नॉर्मल मदर में ही वहाँ ऊपर डेफिनेशन में है कि जो शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन के समय उनके गुणसूत्रों का अवियोजन होना। यहाँ पर फादर तो नॉर्मल है, लेकिन जो मदर की जो अंड जनन है वो यहाँ पर अवियोजित हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मेल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है। नेक्स्ट हमारा उसमें दिया गया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला देख लिया डाउन सिंड्रोम, सेकंड देख लिया टर्नर सिंड्रोम, अब तीसरा है हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इसमें देखिए क्या कह रहा है,
क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। लिखा है जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर 3 होती है और गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY होती है तब यह लक्षण क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है और कुल मिलाकर शरीर में पुरुषों के समान विकास होता है। कुल मिलाकर शरीर में पुरुषों के समान इनका विकास होगा, लेकिन इनमें स्त्रियों के समान स्तन का विकास हो जाता है। मेन पॉइंट यही है। क्या होगा, शरीरों का तो जो शरीर में जो पुरुषों के समान तो इनका विकास होगा, लेकिन इन्हीं पुरुषों में क्या हो जाता है, स्त्रियों के समान स्तनों का विकास हो जाता है। यह स्थिति गाइनोकोमेस्टिया, इंग्लिश में लिखा है गाइनोकोमेस्टिया कहलाती है। ये बंध स्टेराइल या नौच होते हैं। यह सिंड्रोम लगभग 1000:1 के में पाया जाता है। अगर 9999 क्या हैं, स्वस्थ हैं, तो उसमें ऐसा माना जा सकता है कि जो 1000वां होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1000वें नंबर पे जो होगा वो, अगर जो 999 स्वस्थ हैं तो जो 1000वां वाला होगा वो क्या होगा, इस सिंड्रोम से पीड़ित होगा। तो इसमें क्या बताया गया कि इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या वो 2 के स्थान पर 3 हो जाती है और उनकी गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY हो जाती है। ठीक है, इसमें जो X का एक लक्षण है वो अत्यधिक हो जाता है। तो जब X की मात्रा इसमें अधिक हो गई तो स्त्रियों के समान इसमें स्तन का विकास तो होना ही होना है। अगर ये X ना आया होता तो ये एकदम सामान्य पुरुष जैसे होते हैं वैसे ही होते, लेकिन इसमें एक X और आ गया है तभी तो ये 47 हुए। और जब इसमें X की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई यानी लड़कियों के जो विकास होते हैं वो इनमें भी दिखाई देंगे, तो स्त्रियों के समान इनमें क्या है, एक स्तनों का विकास अधिक हो जाता है। इस स्थिति में ये क्या हो जाते हैं, गाइनोकोमेस्टिया इनको कहते हैं और ये बंधे होते हैं, स्टेराइल जिसे कहते हैं। और इसका डायग्राम दिया गया है, देख लीजिए क्या है। एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति का डायग्राम दिया गया है जिसमें कुछ लक्षण दिए गए हैं। अ टॉलर लेस मस्कुलर बॉडी दैन मेल्स देयर एज, यानी इनकी जो मस्कुलर बॉडी है वो मेल के कंपैरिजन में एजेड लगेगी, ठीक है। और उसके बाद ब्रॉडर हिप्स एंड लॉन्गर लेग्स, इनके जो लेग्स होंगे वो लॉन्ग होंगे और इनके जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे। लार्जर ब्रेस्ट, और इनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं। वीकर बोन, और लेकिन इनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं। और लोअर एनर्जी लेवल, और इनके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। स्मॉलर पेनिस एंड टेस्टिस, इनमें जो वृषण होते हैं और शिश्न होता है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। डिले इन प्यूबर्टी और गो अ पार्सल अमाउंट, उनमें जो प्यूबर्टी होती है वो लेट से होती है, ठीक है, डिले है, और गो अ पार्सल अमाउंट कुछ समय के लिए। लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर फॉलोइंग प्यूबर्टी, और इनका जो फेशियल होता है वो लेस होता है एंड बॉडी हेयर फॉलोइंग प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के समान इनमें हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पर। आई होप समझ में आया होगा। अब हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण होता है उस पर हमें क्या देना है, टिप्पणी देना है। तो चलिए देखते हैं टिप्पणी कैसे देंगे। पढ़ते रहिए, 29 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, इतने टाइम तक एग्ज़ाम देने भी आ जाएंगे, तो जल्दी निकला हमको लग रहा है। हाँ, जंतुओं में देखते हैं
कितने प्रकार के हैं मनुष्य में लिंग गुणसूत्र। तो जंतुओं में यहाँ पर क्या लिखा है, 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला क्या दिया गया है, कायिक, और दूसरा दिया गया है लिंग गुणसूत्र। तो हमें बेसिकली लिंग गुणसूत्र पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर कायिक के बारे में दिया गया है कि कायिक गुणसूत्र दैहिक लक्षणों का तथा लिंग गुणसूत्र लैंगिक या लिंग का निर्धारण करते हैं। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा कि जंतुओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पहला कायिक दिया गया है, दूसरा लिंग दिया गया है। तो जो कायिक होता है वो दैहिक लक्षणों को डिफाइन करता है, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वो किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का, जेंडर का निर्धारण करते हैं, ठीक है, सेक्स का। उसके बाद यह कायिक गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है, परंतु निश्चित होती है। कायिक गुणसूत्रों की संख्या सभी जंतुओं में अलग अलग होती है, लेकिन एक निश्चित संख्या होती है, जिसको यहाँ पर बताया गया है कि ये निश्चित होती है। गुणसूत्रों की संख्या, आकृति एवं रचना प्रत्येक जीवधारी का जातीय लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी का जातीय लक्षण क्या है, उनके गुणसूत्रों की संख्या, उनकी आकृति और उनकी रचना कैसे है, तो ये प्रत्येक जीवधारी के जातीय लक्षण है। अधिकांश विकसित जंतुओं में लिंग गुणसूत्र का केवल एक जोड़ा उपस्थित होता है। अधिकांश जितने भी विकसित जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं केवल एक ही जोड़े में उपस्थित होता है, या तो XX होगा या तो XY होगा, ठीक है। तो जोड़ा हुआ ना, तो एक ही जोड़े में होता है, जैसे XX तो ये क्या हुआ, फीमेल को, और ये XY मेल को डिफाइन कर रहा है। तो यानी एक एक जोड़े में ही जंतुओं के लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। फिर दिया गया है लिंग गुणसूत्र के एक जोड़े में गुणसूत्र समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक लिंग गुणसूत्र है जिसमें XX है, मतलब ये समान है। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसमें दिया है लिंग गुणसूत्र तो है ये, तो ये क्या, एक जोड़े में गुणसूत्र समान हो सकते हैं और एक में असमान भी हो सकते हैं। XY जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल के सेक्स डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दिया गया है जबकि कायिक गुणसूत्र के एक जोड़े में उपस्थित दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। जबकि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं जो कि दैहिक लक्षणों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों गुणसूत्रों में समान होते हैं। समान गुणसूत्रों को समजात कहते हैं, जबकि असमान गुणसूत्रों को विषमजात कहते हैं, होमोलॉजस और हेटेरोसोम्स, ठीक है। मनुष्यों के 46 गुणसूत्रों में 22 जोड़ी जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होते हैं, समजात होते हैं। 46 गुणसूत्रों में जो 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक गुणसूत्र से बने हुए होते हैं, जिनको हम समजात कहते हैं। जबकि एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है, जबकि एक जोड़ी क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्रों की एक जोड़ी में उपस्थित गुणसूत्र स्त्रियों में समजात होते हैं। देखो 46 में जो 22 होंगे वो क्या होंगे हमारे, थोड़ा इसे समझाने के लिए हम ऊपर कर देते हैं ताकि समझ में आए। अब बताते हैं, 46 में जो 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यह एक जोड़ी जो होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, वो XY भी हो सकता है और XX, ठीक है। तो जो ये होगा वो कायिक गुणसूत्र को प्रेजेंट करेगा और जो ये होता है वो लिंग गुणसूत्र को प्रेजेंट करता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये बता दिया गया कि मनुष्य के 46 गुणसूत्रों में 22 जोड़ी क्या होते हैं, कायिक होते हैं, जो समजात होते हैं। और जबकि एक लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्रों में एक जोड़ी उपस्थित गुणसूत्रों स्त्रियों में क्या होते हैं, इसमें देखो समजात दिखा रहा है कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है, समजात दिखा रहा है, 22 + XX, तो ये इसमें समजात हुआ। और ये जो 22 है वो कायिक दिखा रहा है, जो कि दैहिक है ना। ये क्या दिखा रहा है, कायिक है, जो कि समजात होता ही है। और ये जो लिंग गुणसूत्र होता है ये समजात भी हो सकता है
और इसी जगह पर अगर y आ जाए तो ये विषम जात भी हो जाएगा। ठीक, यही दिया गया है कि गुणसूत्र स्त्रियों में समजात और जबकि पुरुषों में विषम जात। अब क्या कह रहा है देखते हैं। फिर बताया है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बड़ा तथा छड़नुमा होता है, उसी की बात की गई, तथा जो एक्स गुणसूत्र होता है वो एक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जबकि दूसरा अपेक्षाकृत वाई गुणसूत्र होता है वो वाई क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बड़ा और छड़नुमा होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्र को एक्स क्रोमोसोम और जबकि दूसरा जो अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है, उसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। यानी एक्स जो होगा इसमें वो बड़ा और छड़नुमा होगा और जो वाई होगा वो छोटा होगा। फिर स्त्रियों में बात की गई है कि स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, हमारे स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वो जो लिंग निर्धारण होता है वो जंतुओं में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जंतुओं में लिंग निर्धारण 2 प्रकार का होता है, कायिक और लिंग निर्धारण। फिर दिया गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। उसी में ये चीज दी गई थी, वहां पर ये चीज लिंग निर्धारण का है होने के कारण उसमें एक्स एक्स होते हैं, जैसे बताया था कि समान होता है, जबकि पुरुषों में एक्स तथा वाई लिंग गुणसूत्र होता है। इसमें आप देख लीजिए कि जो एक्स होगा वो लंबा है और जो वाई है वो छोटा है, ये छड़नुमा है। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है वो मेल के फिगर में लिया जाता है, इसे उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फीमेल होगा तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें दोनों ही कैसे होते हैं, छड़नुमा होते हैं और लंबे होते हैं। तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सप्रभाविता और अप्रभाविता। इसे देख लेते हैं, सप्रभाविता अप्रभाविता। सप्रभाविता बेसिकली जो ब्लड होता है उस चीज़ में पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, सप्रभाविता कोडोमिनेंस जिसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या है सप्रभाविता को डोमिनेंस। ये क्या है, सप्रभाविता ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेज है जिसमें किसी विषम युग्मजी हेट्रोजाइगोट के दोनों एलिल्स पूर्णतः अभिव्यक्त होते हैं। यहाँ पर वो क्या, दोनों एलिल्स जो होते हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, अक्वल संतति दोनों जनकों से समानता प्रदर्शित करती हुई नजर आती है। मनुष्यों में एबीओ रक्त समूह का निर्धारण एक जीन जो दिया गया है यहाँ पर आई, इसके द्वारा होता है और यह अक्षर आइसोहीमोग्लोटिनोजन से लिया गया है। ये अक्षर जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, आइसोहीमोग्लूटिनोजन। ठीक है, ये अक्षर उसी से लिया गया है। ये एबीओ रक्त समूह में निर्धारण के लिए इस अक्षर को लिया गया है और इसे बताया भी क्या कि आइसोहीमोग्लोटिनोजन से लिया गया है। ठीक, यह एलिल्स पूर्णतः अभिव्यक्त होता है। उसके बाद बताया गया है इस जीन के 3 एलिल्स होते हैं, फर्स्ट एंटीजन ए, उसके बाद एंटीजन बी और ये इस पे कोई भी एंटीजन नहीं लगा है और ये एबीओ वंशागति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यही इसका नियंत्रण करते हैं। ये जो आई है वो एलिल को दर्शा रहा है और बाकी जो ए बी लगे हुए हैं ये एंटीजन को बताते हैं। एलिल ए एंटीजन ए के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। जो एलिल ए होता है वो एंटीजन जो ए है यहाँ पर लगा हुआ है वो उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। एलिल जो बी है, ठीक है, वो एंटीजन बी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और एल आई, इस पर जबकि कोई एंटीजन ही लगा ही नहीं है तो इस पर एंटीजन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर एल आई कोई एंटीजन नहीं बनता है। जैसे बेसिकली दिख ही रहा है कि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। उसके बाद दिया गया है मनुष्यों में जो आई लिया गया है जीन के 3 एलील्स 2 से अधिक पाए जाने के कारण, ये जो जीन होता है ये 2 से अधिक पाया जाता है, जिसे इसे हम बहु एलील भी कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। एक व्यक्ति में इसे 3 एलील्स में से कोई 2 एलील्स उपस्थित होती, किसी भी व्यक्ति में 3 में से कोई 2 ही एलील्स होंगी जो उपस्थित होंगी, ठीक है। और ये 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, ठीक। एंटीजन ए की उपस्थिति में रक्त समूह ए, अगर वहाँ पर एंटीजन ए प्रेजेंट हो रहा है, दिखा दें, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ए होगा, ठीक। एंटीजन ए की उपस्थिति में रक्त समूह उसका क्या होगा, ए होगा। अगर वहाँ पर एंटीजन बी डिनोट हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर रक्त की उपस्थिति में समूह बी होगा। एलील एंटीजन ए, एलील एंटीजन बी सहप्रभावी को डोमिनेंट हैं। अब जिसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एलील अप्रभावी होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता है, अतः समयुग्मजी होमोजाइगस, वो हेट्रोगाइमस था। यहाँ पर अवस्था में यह एलील रक्त समूह ओ का निर्माण करता है। जिसमें एंटीजन नहीं होगा तो वो किस रक्त समूह का निर्माण करेगा, ओ रक्त समूह का निर्माण करेगा। इन मनुष्यों में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी मनुष्य में चूंकि 3 में से केवल 2 एलील्स होते हैं, अतः निम्न में से 6 ही प्रकार के जीनोटाइप पाए जाएंगे। 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 ही तरीके के तो जीनोटाइप पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, अब वो 2 एलील देखते हैं। इसमें दिया गया है, अब ये 3 दिए गए हैं तो इनमें 3 में से 2 ही होंगे किसी मनुष्य में। तो अगर एंटीजन ए एक तरफ है और एंटीजन ए और किसी में एंटीजन है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, रक्त समूह ए होगा। इसमें एंटीजन बी दिया गया, एंटीजन बी दिया गया, एलील एंटीजन बी, इसमें एलील एंटीजन बी दिया गया, इसमें एलील ही है, एंटीजन नहीं है, तो ये रक्त समूह बी में आएगा। इसमें एलील एंटीजन ए है, एलील एंटीजन बी है, तो इसमें रक्त समूह कैसा होगा, ए बी होगा। इसमें क्या है, एलील एलील है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो इसमें रक्त समूह कैसा बनेगा, ओ बनेगा। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब इसे विस्तृत में समझाया गया है। पहले जनक से प्राप्त एलील, ठीक है, कितना दिया गया एलील, एंटीजन ए। दूसरे जनक से प्राप्त एलील, एलील एंटीजन ए। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा, क्रॉस कराया एक दूसरे में, तो क्या हुआ, एलील एंटीजन ए और एलील एंटीजन ए मिलकर संतान में किस प्रकार के रुधिर के वर्ग का निर्माण करेंगी, रुधिर वर्ग ए। यहाँ पर पहले जनक से प्राप्त एलील क्या है, प्राप्त एलील एंटीजन ए, दूसरे जनक से प्राप्त एलील एंटीजन बी। अब दोनों का क्रॉसिंग ओवर कराया गया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ एलील एंटीजन ए, एलील एंटीजन बी। अब इनसे जो संतति बनेगी उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए बी, ठीक है। उसी तरह ये बताया गया है, एलील एंटीजन ए और एलील जो है वो विदाउट एंटीजन है, तो इससे जो जीनोटाइप बनेगा संतति में वो क्या होगा, एलील एंटीजन ए और विदाउट एंटीजन एलील। और उसके बाद इसमें इस संतति में किस प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाएगा, एंटीजन ए। इसी तरह यहाँ पर एलील एंटीजन बी दिया गया है, एलील एंटीजन ए दिया गया है, दोनों का क्रॉस ओवर कराया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एलील एंटीजन बी, एलील एंटीजन ए, और ये संतति में किस प्रकार के रुधिर वर्ग का निर्माण करेगी, ए बी का। यहाँ पर दिया गया है एलील एंटीजन बी और उसके बाद दिया गया है एलील एंटीजन बी, और इन दोनों का जीनोटाइप हुआ एलील एंटीजन बी, एलील एंटीजन बी। तो अब ये किस संतति में रुधिर का, किस संतति में किस प्रकार के रुधिर का निर्माण करेंगे, वर्ग बी प्रकार के रुधिर का निर्माण करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है, एक एलील एंटीजन बी है, एक विदाउट एंटीजन एलील है, उसमें अभी संतति में किस प्रकार के जीनोटाइप का निर्माण करेंगी,
एलिल एंटीजन बी और विदाउट एंटीजन एलिल। तो इन दोनों के मिश्रण से जो हमारा संतति बनेगी उसमें किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा? रक्त समूह बी। अब यहाँ पर विदाउट एंटीजन एलिल लिया गया है, यहाँ पर भी विदाउट एंटीजन एलिल लिया गया है। ये प्रथम जनक से प्राप्त है और ये दूसरे जनक से प्राप्त है, और दोनों का जीनोटाइप यहाँ पर विदाउट एंटीजन एलिल्स होगा। और इसका जो रक्त समूह होगा वो यहाँ पर एंटीजन, अगर क्योंकि इसमें है ही नहीं तो एंटीजन जब नहीं होगा तो वहाँ पर किस रक्त समूह का रुधिर निर्माण होगा? ओ रक्त समूह का। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। और ये पूछा ही जाता है ऐसा प्रभाविता का नियम। तो वीडियो को पॉज करके और इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट लेके और समझते हुए इसे कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद हमारा सह प्रभाविता के साथ दिया गया था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। दिया गया है अनेक घटनाओं में देखा गया है कि जो F1 पीढ़ी होती है संकरण के पश्चात क्या करती है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से जो सम्मिश्रित बनती हैं संतानें, अर्थात कोई लक्षण प्रभावी नहीं होता है बल्कि संतानें दोनों जनकों से संयुक्त कोई लक्षण को प्रदर्शित करती हैं, तो यह घटना क्या होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है, या इसे इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसकी बेसिक डेफिनेशन यहाँ से दी गई है। क्या लिखा है? अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है, ठीक है, जिसमें एक विषम युग्मजी हेट्रोजाइगोट प्रभावी तथा जो अप्रभावी दोनों समयुग्मजों के बीच के फिनोटाइप को जो दर्शाए वही क्या होगा? हमारा अपूर्ण प्रभाविता कहलाएगा। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल कारन्स ने की थी, वो भी 1903 में की थी। और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है गुलाबबास, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? इस पौधे को 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये इनका एग्जाम्पल दिया गया था, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। ये एक RR लिया गया है जो कि रेड फ्लावर को दर्शा रहा है, और यहाँ पर वाइट फ्लावर लिया गया है जो कि स्मॉल r से दर्शाया गया है। इसमें क्या हुआ है? इनका क्रॉस कराया गया, उसके बाद इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया है। तो P1 में RR है और जो है P2 जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें बताएंगे पेरेंट 1 से ही लिया गया है। पेरेंट 1 में क्या है? रेड फ्लावर में RR लिया गया और वाइट फ्लावर उसका जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप RR लिया गया। अब यहाँ पर क्या इससे प्राप्त होगा? R यहाँ से स्मॉल r, ठीक है। तो इनका जब पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो इन दोनों में से हम ले लेंगे ये, ठीक है। अब ये जो RR होगा ये पिंक फ्लावर देगा, क्योंकि रेड और वाइट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? पिंक बनेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? अब इस RR का ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया है। तो पहले ले लिया क्या? जब R को R से सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो क्या बनेगा? RR। जब R को स्मॉल r से पॉलिनेट कराएंगे तो क्या बनेगा? अभी हम बता रहे हैं ऐसे करके। तो देखिए R और सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हमारा RR बना, ठीक है। और R अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो यहाँ पर RR बना। अब इसका इससे कराया गया तो ये चीज़ बनी। उसके बाद में इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? RR बनेगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो RR बनेगा, लेकिन जब इसका इससे कराएंगे तो RR बनेगा, क्योंकि वाइट फ्लावर भी तो होगा, वो भी सेल्फ पॉलिनेट करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में रेड फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, RR मिला। वाइट फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो स्मॉल RR बना। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो RR
मिला। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एक लक्षण प्रतीत हुआ है वो पिंक कलर का है। ठीक है, रेड और वाइट को मिक्स करने पर क्या मिला? पिंक मिला। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद ये तो अपूर्ण प्रभाविता है, जिसमें उनके क्या दिया गया? अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति जिसमें एक विषम युग्मज, ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों युग्मजों के बीच का, जिससे ये इन दोनों के युग्मजों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का, तो ये रेड है और ये वाइट है, तो इनके बीच का क्या कलर होगा? पिंक होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच के जो लक्षण दिखाई देंगे वो फिनोटाइप प्रदर्शित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति जिसमें विषम युग्मज, ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों संयुग्मजों के बीच का फिनोटाइप हो, वही हमारा अपूर्ण प्रभावी होता है। इसमें फिनोटाइप देख लेते हैं। इसमें फिनोटाइप कैसा? जो रेड रेड होगा वो 25% होगा, आर जो होता है वो 50% है, और जो आर स्मॉल आर है वो 25% है। इसका मतलब ये 1:2:1, ठीक है, ये क्या है? 2 अनुपात और ये 1। अब एक स्नैपड्रैगन का भी इसी में एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या करा गया है। स्नैपड्रैगन के एग्जाम्पल में ये आर का गैमीट ले लिया गया है, वाइट से स्मॉल आर ले लिया गया है। इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कराया गया है F1 जनरेशन से। ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन थी जिससे ये बना, और इसे हमने रख दिया F1 जनरेशन। ये सारे जितने भी हैं ये पिंक हैं। ठीक है, ये क्या है? पिंक हैं। इसमें आप गैमीट्स कैसे बनेंगे वो देखेंगे। ठीक, इधर फीमेल गैमीट है, उधर मेल गैमीट है। अब F2 जनरेशन में क्या करेंगे हम? इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसका कराएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, आर और आर। तो यहाँ पर इसका और इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? आर मिलेगा। फिर इसका और इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा? आर मिलेगा। फिर अब जो ये है इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर का स्मॉल आर से तो स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी इसमें क्या हुआ कि जब कैपिटल आर का कैपिटल आर से कराया गया तो कैपिटल आर प्रतीत हुआ। अब जब कैपिटल आर से स्मॉल आर को कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब स्मॉल आर का कैपिटल आर से मिलाया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर का स्मॉल आर से मिलाया गया तो स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब जो आर है कैपिटल आर वो रेड को, और जो वाइट है वो आर को, और जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो पिंक को डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप मतलब जो दिखाई देते हैं बाहरी से हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या होगा? रेड होगा। ये क्या होगा हमारा? पिंक होगा। ये क्या होगा? पिंक होगा। और ये जो होगा वो हमारा वाइट होगा। तो वाइट की संख्या कितनी दी गई है फिनोटाइप में? फिनोटाइप कितनी दी गई है? 1। देखिए 1 है जीनोटाइप में है। उसके बाद में पिंक की संख्या कितनी दी गई है? ये है और ये है, तो देख लिया 2 हैं, तो 2 है पिंक के, और फिनोटाइप का रेशियो 2 आ गया। देखो जीनोटाइप का रेशियो 2 आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहे हैं। फिर देखें यहाँ पर रेड कैपिटल आर होता है तो ये रेड 1 ही दिया गया है। अब देखिए इसका लक्षण जीनोटाइप में आर है, इसका मतलब ये 1:2:1 में होता है इसका रेशियो।
तो हमने ये भी पढ़ लिया, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, इसे भी देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, इसमें क्या होता है, जीन प्रारूप में किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप, जीनोटाइप कहते हैं। मतलब किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति जिसमें जीन की अभिव्यक्ति की जाए वो जीनोटाइप हो गया। जैसे लाल रंग के फूल को हम जैसे सम युग्मकी है तो उसे कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, जबकि विषम युग्मकी जीन को हम क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर से। इसी प्रकार लंबे तने वाले पौधे को कैपिटल टी और समयुग्मकी जीन ये हो गया, ठीक है। और विषम युग्मकी जीन को छोटी चीज़ को कैसे डिनोट करेंगे, पौधे को कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो ये हमारा हो गया जीनी प्रारूप, ठीक है। उसके बाद दिया गया लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। उनके लक्षण के आधार पर हम उसे अगर डिफाइन करें तो फिनोटाइप, अगर उनके जीन के आधार पर हम उन्हें डिफाइन करें तो जीनोटाइप। किसी लक्षण का भौतिक या बाह्य दृश्य देखकर हम अगर उसे डिफाइन कर ले तो हमारा हो जाएगा लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। ये क्या होता है, समयुग्मजी होता है या विषम युग्मजी भी हो सकता है, जैसे लंबे तने वाले पौधे, बैंगनी पुष्प वाले पौधे और हरे बीज वाले पौधे इत्यादि। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। जितने भी चैप्टर 5 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए गए हैं, और ये 24 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 29 को आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section of this video. Thank you for watching till the end of this video.